भारत में अपने लिए एक सही यूनिवर्सिटी चुनना ये शायद करियर के सबसे बड़े और मुश्किल फैसलों में से एक है। ये वो फैसला है जो आने वाले कल की पूरी दिशा तय करता है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा आसान बनाते हैं और समझते हैं कि भारत में यूनिवर्सिटीज की मान्यता का ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। ये सवाल खुद यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी की वेबसाइट पर पूछा गया है और ये बिल्कुल सही सवाल है। जब किसी का पूरा भविष्य दांव पर लगा हो तो ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं वो असल में मान्यता प्राप्त है भी या नहीं। ठीक है, तो चलिए इस पूरे सिस्टम को जरा गहराई से समझते हैं। पहली नज़र में भारत का हायर एजुकेशन सिस्टम किसी मायाजाल जैसा लग सकता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि ये कितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। सोचिए, जब चुनने के लिए हजारों कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हों तो कंफ्यूज होना तो बनता है। हर कोई सबसे अच्छा होने का दावा करता है, लेकिन असली सच क्या है? यहीं पर हमें एक ऑफिशियल गाइड की जरूरत पड़ती है। और वो ऑफिशियल गाइड है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या जिसे हम सब यूजीसी के नाम से जानते हैं। यही वो संस्था है जो भारत में हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल करती है और ये पक्का करती है कि स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन मिले। ये देखिए, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये भारत का वो ऐतिहासिक गज़ट है जो 1956 में पब्लिश हुआ था। इसी डॉक्यूमेंट के जरिए यूजीसी एक्ट लागू हुआ और यूजीसी को अपनी कानूनी ताकत मिली। मतलब ये सिर्फ एक सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि हायर एजुकेशन की दुनिया में एक बहुत पावरफुल रेगुलेटर है, एक रेफरी की तरह। तो यूजीसी का मेन काम है क्या? इस एक्ट के मुताबिक इसका मकसद है यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई के स्टैंडर्ड्स को कोऑर्डिनेट करना और उन्हें तय करना। अगर आसान भाषा में कहें तो इसका काम ये पक्का करना है कि हर मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी एक मिनिमम क्वालिटी लेवल को बनाए रखे। अच्छा, अब जब हम यूजीसी के बारे में जान गए हैं, तो चलिए उन अलग-अलग लेवल्स या स्टेटस को समझते हैं जो स्टूडेंट्स को अक्सर देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ कुछ अक्षर और नंबर नहीं है, इनके बहुत गहरे मतलब हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 22F। इसे आप मान्यता की पहली सीढ़ी समझ सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि यूजीसी ने उस कॉलेज को पहचान लिया है, उस पर एक तरह से अपनी मोहर लगा दी है। लेकिन ये कॉलेज अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी भी तरह की फाइनेंशियल मदद लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद आता है अगला लेवल, सेक्शन 12B। जब कोई 2F वाला कॉलेज 12B के तहत भी आ जाता है, तब जाकर वो भारत सरकार या यूजीसी से फाइनेंशियल ग्रांट्स और मदद पाने के लायक बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। अब देखिए, इस स्लाइड में इन दोनों के बीच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है सिर्फ 2F मान्यता वाले कॉलेज, जैसे सर CR रेड्डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इन्हें सिर्फ बेसिक पहचान मिली है। दूसरी तरफ है वो कॉलेज जो 2F और 12B दोनों के तहत आते हैं, जैसे शंकर लाल धनराज सिग्नोदिया कॉलेज। इन्हें पूरी मान्यता मिली है और ये सरकारी ग्रांट्स के लिए भी एलिजिबल है। ये अंतर सिर्फ पैसों का नहीं है, ये किसी कॉलेज की क्वालिटी, उसके एम्बिशन और भविष्य में ग्रो करने की उसकी क्षमता को भी दिखाता है। और मजे की बात यह है कि ये सारी जानकारी किसी से छिपी नहीं है। ये यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। कोई भी किसी भी कॉलेज का नाम डालकर उसका स्टेटस चेक कर सकता है कि वो 2F है या 12B। ये एक बहुत पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल सबको करना चाहिए। अब एक और स्पेशल कैटेगरी है जिसे कहते हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो किसी खास फील्ड में बहुत ही हाई स्टैंडर्ड पर काम कर रहे होते हैं। यूजीसी एक्ट के सेक्शन 3 के तहत सरकार इन्हें एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दे देती है। इसका मतलब है कि ये अपने कोर्स, सिलेबस, एडमिशन और फीस खुद तय कर सकते हैं। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। चलिए, अब एक बहुत ही जरूरी और गंभीर मुद्दे पर आते हैं। मान्यता प्राप्त संस्थानों के अलावा कुछ नकली संस्थान भी घूम रहे हैं जो स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। इनसे बचना बेहद बेहद जरूरी है। सरकार भी इस मामले को बहुत सीरियसली लेती है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक यूजीसी अपनी वेबसाइट पर रेगुलरली फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट पब्लिश करता है। इसका सीधा मकसद स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को इन धोखेबाज संस्थानों से बचाना है। और यूजीसी सिर्फ चेतावनी देकर नहीं रुकता, बल्कि कड़ा एक्शन भी लेता है। वो कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं, राज्य सरकारों को एक्शन लेने के लिए लिखते हैं, पुलिस में FIR दर्ज कराते हैं और तो और नेशनल न्यूज़पेपर्स में विज्ञापन देकर लोगों को सावधान भी करते हैं। मतलब एक पूरा निगरानी सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की कहानी सिर्फ उसकी मान्यता पर खत्म नहीं होती।
एक सेफ और बराबरी वाला कैंपस का माहौल भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि यूजीसी इस बारे में क्या कर रहा है। देखिए, वक्त के साथ साथ यूजीसी का रोल भी बदला है। अब ये सिर्फ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स तक ही सीमित नहीं है। यूजीसी के जो नए नियम आए हैं, उनका मकसद है कैंपस में बराबरी को बढ़ावा देना और हर तरह के भेदभाव को जड़ से खत्म करना। और जब हम भेदभाव की बात करते हैं, तो नए नियमों में इसकी परिभाषा बहुत डिटेल में दी गई है। ये सिर्फ सीधे सीधे होने वाले भेदभाव तक ही सीमित नहीं है, इसमें इनडायरेक्ट और स्ट्रक्चरल भेदभाव को भी शामिल किया गया है। मतलब कोई भी ऐसा व्यवहार जो किसी की बराबरी के अधिकार या इंसानियत की गरिमा को ठेस पहुंचाए। और इसके लिए एक बिल्कुल साफ और टाइम बाउंड प्रोसेस बनाया गया है। शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर कमिटी को मीटिंग करनी होगी, 15 दिनों में रिपोर्ट देनी होगी और अगले 7 दिनों में इंस्टीट्यूट के हेड को एक्शन लेना होगा। इसके बाद भी अपील करने का ऑप्शन रहता है। हालांकि इस सिस्टम की कुछ आलोचनाएं भी हैं जिन पर बात करना जरूरी है। एक तरफ कानून भेदभाव को बहुत बड़े दायरे में परिभाषित करता है और जल्दी एक्शन की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें उन लोगों के लिए साफ सुरक्षा उपायों की कमी है जिन पर आरोप लगे हैं, खासकर अगर वो आरोप झूठे या जानबूझकर लगाए गए हों। इस पूरी प्रक्रिया का आरोपी की इज्जत पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। और जो संस्थान इन नियमों को नहीं मानेंगे, उनके लिए सजा भी काफी सख्त है। यूजीसी उन्हें अपनी सभी योजनाओं से बाहर कर सकता है, उनकी डिग्री देने की परमिशन छीन सकता है या फिर उन्हें अपनी मान्यता प्राप्त लिस्ट से ही हटा सकता है। इससे पता चलता है कि यूजीसी इन नियमों को लेकर कितना सीरियस है। तो चलिए आखिर में एक बड़े सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। हमने मान्यता, नियम और प्रक्रियाओं के बारे में बात की, लेकिन क्या सिर्फ एक ऑफिशियल स्टेटस ही किसी यूनिवर्सिटी को महान बनाता है, या फिर उसकी असली पहचान उसके कैंपस के माहौल, स्टूडेंट्स के बीच बराबरी और सीखने सिखाने के कल्चर से बनती है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। नमस्कार। सोचिए, यूनिवर्सिटी चलाने के नियम कौन बनाता है? और उससे भी बड़ा सवाल, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई को काबू में रखने के रूल्स कौन लिखेगा? आज हम भविष्य की इन्हीं रूल बुक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही आता है कि भारत की इतनी बड़ी, इतनी विशाल हायर एजुकेशन सिस्टम को आखिर कंट्रोल कौन करता है? वो कौन है जो लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य तय करने वाली रूल बुक लिखता है? इसका जवाब हमें भारत के एजुकेशनल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में मिलता है। और इस बड़े सवाल का जवाब सिर्फ 3 अक्षरों में छिपा है, यूजीसी, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। जी हाँ, यही वो संस्था है जिसके कंधों पर भारत में हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स तय करने का इतना बड़ा काम है। वैसे यूजीसी का सफर काफी लंबा और दिलचस्प रहा है। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट से। फिर 1948 में राधाकृष्णन कमीशन ने कहा कि इसे यूके के मॉडल पर बनाना चाहिए। 1953 में इसका इनॉग्रेशन भी हो गया। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट आया 1956 में, जब संसद ने एक एक्ट पास करके इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया। मतलब इसे असली कानूनी शक्तियां मिल गई। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी बात है जिसे समझना जरूरी है। यूजीसी की मान्यता 2 लेवल्स पर काम करती है। एक है सेक्शन 2F, जो बस यूनिवर्सिटी को मान्यता देता है, ठीक है। लेकिन असली पावर आती है सेक्शन 12B से। जिन संस्थानों का नाम इस सेक्शन में आ जाता है, सिर्फ उन्हें ही केंद्र सरकार से फाइनेंशियल हेल्प यानी कि ग्रांट्स मिल सकती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि यूजीसी सिर्फ पहचान ही नहीं देता, बल्कि पैसों की चाबी भी उसी के पास है। तो अगर इसे समराइज करें तो यूजीसी करता क्या है? सीधी सी बात है, ये एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स तय करता है, यूनिवर्सिटीज के बीच कोऑर्डिनेशन बनाता है और सबसे जरूरी फंड्स देता है। आप इसे सरकार और यूनिवर्सिटीज के बीच एक पुल की तरह समझ सकते हैं, जो भारत में हायर एजुकेशन की पूरी तस्वीर को शेप देता है। लेकिन हाल ही में यूजीसी कुछ नए नियम लेकर आया है, या यूं कहें कि प्रस्तावित किए हैं, और इन पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। क्यों? क्योंकि इन नियमों में कैंपस के गवर्नेंस और इक्वालिटी की पूरी परिभाषा को बदलने की ताकत है। तो सबसे बड़ा बदलाव जो है वो है वाइस चांसलर्स की नियुक्ति को लेकर। देखिए, पहले क्या होता था कि राज्य सरकारों का इसमें एक बड़ा रोल होता था, लेकिन अब जो 2025 के नए नियम प्रस्तावित हैं, उनके हिसाब से ये पूरा प्रोसेस सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। मतलब राज्यों का कंट्रोल खत्म। और एक और दिलचस्प बात यह है कि अब कोई नॉन एकेडमिक जिसके पास 10 साल से ज्यादा का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो, वो भी इस पद के लिए एलिजिबल हो सकता है। अब गवर्नेंस में बदलाव के अलावा यूजीसी ने
कैंपस में इक्वालिटी को लेकर भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। साल 2026 के लिए जो नियम प्रस्तावित हैं, वो कैंपस में हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनाते हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन नए नियमों के तहत डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा को कितना वाइड रखा गया है। ये सिर्फ डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें इनडायरेक्ट, स्ट्रक्चरल, मतलब किसी भी तरह का ऐसा अनफेयर ट्रीटमेंट शामिल है जो इक्वालिटी के खिलाफ हो या किसी की ह्यूमन डिग्निटी को चोट पहुंचाए। शिकायत का जो प्रोसेस है, उसे भी पूरी तरह से टाइम बाउंड कर दिया गया है। सोचिए, शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर कमिटी को मीटिंग करनी होगी, फिर 15 वर्किंग डेज के अंदर जांच पूरी करके रिपोर्ट देनी होगी, और उसके बाद इंस्टीट्यूट के हेड को 7 वर्किंग डेज के अंदर उस रिपोर्ट पर एक्शन लेना होगा। मकसद बिल्कुल साफ है, जल्दी से जल्दी न्याय मिले। लेकिन जैसा हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इन नियमों पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि जिस पर आरोप लगा है उसके लिए कोई क्लियर सेफगार्ड्स नहीं है। अगर कोई जानबूझकर झूठी शिकायत करे तो क्या होगा, इस पर भी कुछ साफ नहीं है। और एक चिंता ये भी है कि इतनी टाइट टाइमलाइन में क्या वाकई कॉम्प्लिकेटेड मामलों की ढंग से जांच हो पाएगी। तो ये तो हुई कैंपस की बात, लेकिन यूजीसी के सामने चुनौतियां सिर्फ कैंपस की 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं है। जैसे ही एजुकेशन डिजिटल होती है ना, नियमों की दुनिया और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सिर्फ ये एक नंबर देखिए स्क्रीन पर, 101। ये उन यूनिवर्सिटीज़ की संख्या है जिन्हें यूजीसी ने 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम चलाने की मंजूरी दी है। ये आंकड़ा दिखाता है कि ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ कितना बड़ा शिफ्ट हो रहा है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक फिजिकल कैंपस जिसकी दीवारें हैं, गेट हैं, उसके लिए नियम बनाना फिर भी एक बात है, लेकिन एक ऐसे कैंपस के लिए नियम कैसे बनेंगे जिसकी कोई सीमा ही नहीं है? और यही चुनौती हमें डिजिटल दुनिया के और भी बड़े सवालों की तरफ ले जाती है। अब ये कहानी सिर्फ एजुकेशन की नहीं रह जाती। एआई आर्ट से लेकर सोशल मीडिया तक आज पूरी दुनिया इस चुनौती से जूझ रही है कि इन तेजी से उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के लिए नियम कैसे लिखें। एआई आर्ट का ही उदाहरण ले लीजिए। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, कई कलाकार इस विचार से बहुत उत्साहित नहीं हैं कि एक दिन एक मशीन उनकी जगह ले सकती है। ये एक लाइन टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाली इंसानी चिंता को बिल्कुल साफ दिखाती है। इस बहस के 2 मजबूत पक्ष हैं। एक तरफ आर्टिस्ट्स हैं जिनका कहना है कि एआई मॉडल्स उनकी कला को बिना इजाज़त के इस्तेमाल करते हैं, जो सीधे सीधे कॉपीराइट का उल्लंघन है और इंसान की क्रिएटिविटी की वैल्यू कम करता है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि एआई तो एक पावरफुल टूल है जो आर्ट को डेमोक्रेटिक बनाता है, मतलब सबकी पहुंच में लाता है और क्रिएटिविटी की नई हदें तय करता है। ये बहस दिखाती है कि आज के दौर में नियम बनाना कितना मुश्किल है। और यहीं से वो मुश्किल सवाल पैदा होते हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। एआई से बनी कला का मालिक कौन है? यूजर, एआई बनाने वाला, या कोई नहीं? डीप फेक्स और फेक न्यूज़ का क्या करें? क्या एआई मॉडल्स को इंटरनेट से कुछ भी उठाकर सीखने की इजाज़त होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, इंसानी कलाकारों की नौकरियों का क्या होगा? और यकीन मानिए, ये सिर्फ एआई की बात नहीं है। यही चुनौतियां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रेगुलेट करने में भी आती हैं। वहां भी ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर के लिए नियम बनाने पड़ते हैं। मतलब डिजिटल दुनिया को कंट्रोल करने की जो मुश्किल है ना, उसका एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद आज के दौर के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया तेजी से बदल रही है, हम एक ऐसे भविष्य के लिए नियम कैसे लिखें जिसे हम अभी ठीक से देख भी नहीं पा रहे हैं? चाहे एआई की बात हो या फिर एजुकेशन की, एक कहानी है जो बार बार सामने आ रही है, और वो ये है कि हमारी दुनिया हमारे बनाए गए नियमों से कहीं कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। तो आज चलिए इसी अंतहीन दौड़ को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए चलिए एक हालिया और कह सकते हैं काफी विवादास्पद दुनिया से शुरुआत करते हैं, एआई से बनने वाली कला की दुनिया। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। एआई असल में हमारी क्रिएटिविटी की जो पारंपरिक समझ है ना, उसी पे सवाल उठा रहा है। मतलब जब कोई मशीन आर्ट बना सकती है तो फिर आर्टिस्ट कौन है? देखिए, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी का सवाल नहीं रह गया है, इसके नतीजे बिल्कुल असली हैं। एआई आर्ट अपने साथ कई नैतिक सवाल खड़े करता है। जरा सोचिए, इन मॉडलों को ट्रेन करने में कितनी ज्यादा एनर्जी लगती है, जिससे कार्बन एमिशन बढ़ता है,
फिर बिना इजाज़त के न जाने कितने आर्टिस्ट का काम इस्तेमाल हो जाता है, जो कि सीधे सीधे कॉपीराइट का उल्लंघन है। डीप फेक से गलत जानकारी फैलने का खतरा तो है ही, और हाँ, आर्टिस्ट की नौकरियों पर भी एक असली खतरा मंडरा रहा है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये असल में लोगों को प्रभावित कर रहा है। जैसे ग्रेग रूटकॉफ्स्की को ही ले लीजिए। वो एक पोलिश आर्टिस्ट हैं जो अपने यूनिक फैंटेसी आर्ट स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। अब हुआ ये कि उनका स्टाइल इतना पॉपुलर हो गया कि लोग एआई को इन द स्टाइल ऑफ ग्रेग रूटकॉफ्स्की जैसे प्रॉम्प्ट देकर उनकी तरह की आर्ट बनाने लगे। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, उनकी कला का इस्तेमाल हो रहा है बिना उनकी इजाज़त या उन्हें कोई मुआवजा दिए। सोचिए, क्या एक आर्टिस्ट की पहचान ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है? और बस यही आकर हमारे मौजूदा नियम पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। अगर एक यूजर एक प्रॉम्प्ट टाइप करता है, एआई उस पर एक आर्ट बनाता है और उस एआई को लाखों अनजान आर्टिस्ट्स के काम पर ट्रेन किया गया है, तो उस फाइनल तस्वीर का मालिक कौन है? सच तो ये है कि हमारे कानून इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के मूल विषय पर लाती है। एआई आर्ट का मुद्दा कोई अकेली समस्या नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े और गहरे मुद्दे का लक्षण है, जिसे कहते हैं रेगुलेटरी लैग, यानी नियामक अंतराल। तो होता क्या है जब टेक्नोलॉजी पॉलिसी से आगे निकल जाती है? एआई आर्ट के मामले में हमारे पास एक पावरफुल नया टूल तो है, पर उसे कंट्रोल करने के लिए नियम नहीं है। और ये एक ऐसा पैटर्न है जो हमें हर जगह दिख रहा है। ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। जैसे ही हम एक टेक्नोलॉजी को समझने के लिए नियम बनाते हैं ना, तब तक एक नई टेक्नोलॉजी सामने आ जाती है। तो हम इस लगातार दौड़ में बने कैसे रहें? चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। ये समस्या सिर्फ एआई तक ही सीमित नहीं है। चलिए अब एक बहुत बड़े फील्ड की तरफ चलते हैं, भारतीय हायर एजुकेशन। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि कैसे पुराने नियमों को एक नई सच्चाई के लिए तेजी से अपडेट किया जा रहा है। इस बदलाव के पैमाने को समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 214। ये उन यूनिवर्सिटीज की कुल संख्या है जिन्हें यूजीसी ने हाल ही में 2025-26 के एकेडमिक ईयर के लिए ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग कोर्स चलाने की मंजूरी दी है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो आखिरकार एजुकेशन के पारंपरिक मॉडल से आगे बढ़ रही हैं। और ये बदलाव ना बहुत प्रैक्टिकल है। पहले क्या होता था, एक ही वक्त पर 2 फुल टाइम डिग्री करना नामुमकिन था, लेकिन अब 2025 से नियम पूरी तरह बदल रहे हैं। अब स्टूडेंट्स 2 डिग्री किसी भी मोड में कर सकते हैं, चाहे रेगुलर हो, ऑनलाइन हो या डिस्टेंस, और तो और 2 अलग-अलग यूनिवर्सिटीज से भी। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे नियम स्टूडेंट्स की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढाल रहे हैं। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। यूजीसी ये भी बदल रहा है कि एक प्रोफेसर कौन हो सकता है। पुराना जोर सिर्फ रिसर्च पब्लिकेशंस और एपीआई स्कोर पर होता था, लेकिन नया जोर प्रैक्टिकल और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, स्टार्टअप्स, पेटेंट्स और असल दुनिया के इम्पैक्ट पर है। मतलब ये माना जा रहा है कि कीमती ज्ञान सिर्फ अकादमिक दुनिया से ही नहीं आता। तो चाहे वो एआई से बनी कला की मौलिकता हो या फिर एक नई ऑनलाइन डिग्री की वैलिडिटी, इन सभी बदलावों के केंद्र में एक ही चीज है, प्रामाणिकता और विश्वास को बनाए रखना। अब चलिए इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं। एआई, एजुकेशन और अब मीडिया और मार्केटिंग, ये सभी असल में प्रामाणिकता की लड़ाई लड़ रहे हैं और रेगुलेटरी बॉडीज इस पर ध्यान दे रही हैं। ये एक एआई रिसर्च पेपर से लिया गया एक चौंकाने वाला उदाहरण है कि कैसे नकली कंटेंट का असल दुनिया में असर पड़ सकता है। एक डीप फेक तस्वीर और उसने फाइनेंशियल मार्केट्स में खलबली मचा दी। ये दिखाता है कि जब हम ये नहीं बता सकते कि क्या असली है और क्या नकली, तो भरोसा कितनी जल्दी टूट सकता है। और ये सिर्फ डीप फेक तक ही सीमित नहीं है। हम देख रहे हैं कि यूजीसी फेक यूनिवर्सिटीज के खिलाफ नोटिस जारी कर रहा है और एफआईआर भी दर्ज करवा रहा है, ताकि स्टूडेंट्स के भरोसे की रक्षा की जा सके। ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। अब जरा क्रिएटर इकोनॉमी को देखिए। अमेरिका में एफटीसी के पास इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक मुख्य कॉन्सेप्ट है, मटीरियल कनेक्शन। इसका मतलब है कोई भी ऐसा रिश्ता जो किसी एंडोर्समेंट की विश्वसनीयता पर असर डाल सकता है, चाहे वो पेमेंट हो, फ्री प्रोडक्ट्स हो या फिर ब्रांड के साथ कोई पर्सनल रिश्ता हो। उन्हें ये सब बताना जरूरी है। और यहीं आकर सारी बातें जुड़ जाती हैं। एआई कंटेंट में पारदर्शिता की जो जरूरत है, वो इन्फ्लुएंसर्स के लिए डिस्क्लोजर के नियमों जैसी ही है। मूल सिद्धांत एक ही है। ऑडियंस को ये जानने का हक है कि वो जो देख रहे हैं वो कैसे और क्यों बनाया गया था। तो हमने एआई आर्ट, भारतीय शिक्षा और अमेरिकी इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया का एक छोटा सा दौरा किया।
ऊपर से देखने पर ये सब बहुत अलग लगते हैं, लेकिन अब हम देख सकते हैं कि ये सभी एक ही कहानी के हिस्से हैं। आखिरकार ये सब कुछ एक ही वैश्विक संघर्ष पर आके रुकता है। ये इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच की एक लगातार चलने वाली खिंचतान है, जो हमारी तेजी से बदलती दुनिया को परिभाषित करती है। इस स्लाइड पर हम उस पूरे चक्र को देख सकते हैं जो बार बार दोहराया जाता है। सबसे पहले एक नया इनोवेशन आता है। ये मौजूदा नियमों को पुराना बना देता है, जिससे नई नैतिक और व्यवहारिक समस्याएं पैदा होती हैं। जवाब में नई नीतियां और नियम लिखे जाते हैं और ठीक उसी समय एक और नया इनोवेशन उभर आता है और ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है। और यही वो सवाल है जिसके साथ हम आज का ये विश्लेषण समाप्त करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां बदलाव ही एकमात्र स्थिर चीज है, शायद लक्ष्य दौड़ जीतना नहीं है, बल्कि दौड़ते रहने के बेहतर तरीके सीखना है।